दोस्तों, कोटा फैक्ट्री ऑफ ड्रीम्स। हर साल लाखों बच्चे यहाँ आते हैं आंखों में एक सपना लेकर, लेकिन उन्हीं सपनों की भीड़ में कुछ ऐसी चीखें दबी रह जाती हैं जो कभी बाहर ही नहीं आ पाती। आज की जो कहानी है वो मुझे सुनाई थी मेरे कज़न आर्यन ने, जो कि चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। बात मई 2024 की है, जब आर्यन अपनी नीट की पढ़ाई करने के लिए कोटा पहुँचे। हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह आर्यन के ऊपर भी एग्ज़ाम क्लियर करने का बहुत प्रेशर था। पापा किसान थे तो बजट टाइट था। वो लैंडमार्क सिटी या कोरल पार्क जैसे महंगे इलाकों में तो हॉस्टल अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। कई दिन ढूंढने के बाद आर्यन को एक ब्रोकर मिला जिसका नाम था रमेश। रमेश ने आर्यन को झलावर रोड के पास एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, पेंट उखड़ा हुआ था और उस गली में एक अजीब सा सन्नाटा था। ब्रोकर ने सफाई दी, भाई रूम ना 3rd फ्लोर पे है, पर रूम बहुत बड़ा है। रूम शेयरिंग में है, वहाँ पे एक लड़का भी रहता है सुमित, तो सारा दिन वो सोता रहता है, रात में पढ़ता है, तुम्हें तंग भी नहीं करेगा। आर्यन ने सोचा कि 3000 में कोटा में रूम मिलना तो इम्पॉसिबल है। उसने बिना सोचे हाँ कर दी। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात ये थी कि उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे सिर्फ एक ही कमरा था, रूम नंबर 302, जिसका ताला खुला हुआ था। बाकी सारे कमरों पर धूल लगे हुए ताले लगे हुए थे। आर्यन को उस वक्त अंदाज़ा ही नहीं था कि सुमित कोई स्टूडेंट नहीं, बल्कि उस कमरे का एक ऐसा हिस्सा था जो वहाँ से कभी गया ही नहीं। आर्यन जब शिफ्ट हुआ, दोपहर के 2 बज रहे थे। तो दोपहर की चिल्लाती गर्मी थी, टेम्परेचर 45 डिग्रीज था। लेकिन जैसे ही आर्यन ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। वो ठंडक एसी की नहीं थी, वो ठंडक किसी पुरानी गुफा की थी। उसने देखा कि रूम के एक कॉर्नर में एक लड़का सर से लेकर पैर तक चादर ओढ़ के पूरा कवर होकर लेटा हुआ है, सोया हुआ है। आर्यन ने सोचा बीमार होगा, तो वो अपना काम करने लग गया, वो अपना सामान अनपैक करने लग गया। लेकिन एक चीज़ जो आर्यन को पूरा दिन खटक रही थी कि रूम में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे पुरानी दीवारें या सीलन की होती है। आर्यन ने रूम फ्रेशनर भी छिड़का, लेकिन रूम फ्रेशनर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पहला हफ्ता निकल गया। आर्यन का और सुमित का शेड्यूल बिल्कुल ही अलग था। आर्यन सुबह कोचिंग चला जाता, सुमित सारा दिन सोया होता। आर्यन वापस आता तो सुमित अपने डेस्क पर बैठकर पढ़ रहा होता, लेकिन बड़े ही अजीब तरीके से पढ़ाई करता था वो। उसके टेबल पर किताबों का एक ढेर लगा रहता था, पर वो ढेर कभी अपनी जगह से हिलता भी नहीं था। आर्यन ने नोटिस किया कि सुमित हमेशा एक ग्रे कलर की हुडी पहने हुए रहता था, लेकिन कोटा की गर्मी में नॉर्मल इंसान के लिए हुडी पहनना बिल्कुल ही नामुमकिन था। जब भी आर्यन सुमित से बात करने की कोशिश करता तो सुमित बस हाँ कर देता, कोई प्रॉपर जवाब नहीं देता था। एक शाम आर्यन ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि भाई, तू सारा दिन हुडी पहन के रखता है, तुझे गर्मी नहीं लगती क्या? उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन आर्यन की तरफ घुमाई, लेकिन उसकी बॉडी नहीं हिल रही थी, सिर्फ उसकी गर्दन घूम रही थी। और घूमते वक्त एक अजीब सी आवाज़ आई। सुमित का चेहरा अभी भी हुडी के अंदर छुपा हुआ था, पर आर्यन को फील हुआ कि हुडी के अंदर से 2 आंखें उसे घूर रही हैं। बिना कुछ बोले सुमित ने अपनी गर्दन वापस से घुमा ली और अपना काम करने लग गया। अब आर्यन को उस रूम में घुटन सी होने लग गई थी। एक रात आर्यन ने पूछा कि भाई, तू खाना नहीं खाता, तुझे यहाँ का खाना पसंद नहीं है तो मैं अपने टिफ़िन वाले से बात कर लूँ? अंधेरे कोने से आवाज़ आई कि मुझे भूख नहीं लगती। उसी रात आर्यन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन बंद हो गई। उस काली रिफ्लेक्शन में आर्यन ने देखा कि सुमित अपने बेड पर बैठा हुआ है और आर्यन की तरफ देख रहा है, और वो अपना ध्यान आर्यन की गर्दन के ऊपर लगा के बैठा हुआ था। आर्यन के तो रोंगटे खड़े हो गए।
उसने डरते डरते पीछे मुंह करके देखा। सुमित अभी भी चद्दर ओढ़ के लेटा हुआ था। आर्यन को लगा उसका वहम है, पर आर्यन ने जब वापस अपने टेबल की तरफ मुंह किया तो रिफ्लेक्शन में सुमित अभी भी आर्यन की तरफ देख रहा था और अब वो स्माइल कर रहा था। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। कमरे में पूरा सन्नाटा था। तभी आर्यन को एक आवाज़ आई, थप थप थप, जैसे किसी के नंगे पैरों के चलने की आवाज़ होती है। आर्यन को लगा सुमित वॉशरूम जा रहा होगा, पर वो आवाज़ वॉशरूम की तरफ नहीं गई। वो आवाज़ आर्यन के बेड के पास आकर रुक गई। आर्यन ने डर के मारे आंखें ही नहीं खोली। उसे फील हुआ कि कोई उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर जोर जोर से सांस ले रहा है, और वो सांस की बदबू बिल्कुल किसी सड़े हुए मांस की तरह थी। आर्यन घबराया हुआ बस लेटा रहा आंखें बंद करके, और वो हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। करीब 5 मिनट बाद वो आवाज़ सुमित के बेड की तरफ जाती हुई सुनाई दी और बेड पर लेटने की आवाज़ आई। अगले दिन आर्यन ने हिम्मत करके सुमित से पूछ ही लिया कि भाई रात में तुम जगे हुए थे क्या? पर सुमित ने आर्यन को बोला कि नहीं, मैं तो सो रहा था, पर तू क्यों जगा हुआ था? आर्यन घबरा गया, क्योंकि उसने तो ये बात किसी को बताई ही नहीं थी कि वो रात को सो नहीं रहा था, वो जाग रहा था। उस दिन आर्यन ने डिसाइड किया कि वो देखेगा कि सुमित है कौन और वो पढ़ता क्या है। दोपहर जब सुमित सो रहा था और आर्यन को था कि अब ये पूरी गहरी नींद में है, तो आर्यन ने फटाफट से सुमित की टेबल पर जाके सुमित की पड़ी हुई किताबें देखनी शुरू कर दी। वहाँ जो किताबें पड़ी थी वो नीट की थी ही नहीं, वो पुरानी इंजीनियरिंग की किताबें थी और उनके ऊपर ईयर लिखा हुआ था 1999। किताबें धूल से भरी हुई थी, लेकिन उन किताबों के हर एक पन्ने पर गड़ा गड़ा कर लिखा हुआ था, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और आखिरी पन्ने पर सूखे हुए खून के धब्बे थे। आर्यन घबरा गया। आर्यन को समझ लग गया कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। वो नीचे भागा लैंडलॉर्ड के पास, लैंडलॉर्ड जो कि ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। आर्यन ने हाँफते हुए उससे पूछा कि अंकल, जो मेरे साथ सुमित रहता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है क्या? बड़ा ही अजीब है वो। लैंडलॉर्ड ने हैरानी से आर्यन की तरफ देखा और बोला कि कौन सुमित? बेटा, रूम नंबर 302 में तो सिर्फ तुम अकेले ही रहते हो ना। आर्यन के पैरों तले जमीन निकल गई। वो बोला, अंकल नहीं, वहां पे एक लड़का रहता है, सुमित नाम का लड़का है, मेरे से बात भी करता है। लैंडलॉर्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने आर्यन को बोला कि चलो मेरे साथ। दोनों ऊपर रूम में गए। आर्यन ने रूम का दरवाजा खोला और रूम खाली था। ना सुमित था, ना सुमित की किताबें, ना सुमित का टेबल, सब कुछ गायब। वहां सिर्फ आर्यन का सामान पड़ा हुआ था, और जिस बेड पर सुमित सोता था उसके ऊपर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, जैसे वहां पे सालों से कोई सोया ही ना हो। आर्यन को लगा वो पागल हो रहा है, अभी तो मैंने सामान देखा था। लेकिन तभी आर्यन की नजर जमीन पर पड़ी। जमीन पर नंगे पैरों के निशान थे, और वो निशान सुमित के बेड से शुरू होके सामने वाली दीवार की तरफ जा रहे थे और दीवार के अंदर समा रहे थे, जैसे कोई चलते चलते दीवार में ही समा गया हो। आर्यन से रहा नहीं गया। उसने और पूछताछ की, और पूछताछ करने पर नेबर से पता चला कि वहाँ पे रूम नंबर 302 में 1999 में एक लड़का था, सुमित नाम का ही लड़का था, जो वहाँ पे रहता था और इंजीनियरिंग की तैयारी करता था। एग्ज़ाम का प्रेशर और डिप्रेशन में सुमित ने उसी रूम में उसी कॉर्नर वाले बेड पर पॉइजन खा लिया था। उसकी बॉडी 3 दिन तक उसी कमरे में पड़ी रही और सड़ती रही। शायद इसीलिए आर्यन को सड़ी हुई स्मेल आती थी।
आर्यन ने उसी वक्त अपना सामान पैक किया और वहाँ से भाग लिया। आज आर्यन मुंबई में जॉब करता है, लेकिन उसने बताया कि आज भी रात में जब वो सोता है तो उसके कान में कई बार उसको वो ही आवाज़ सुनाई देती है, लाइट बंद कर दे, लाइट बंद कर दे, मुझे सोने दे। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप कभी किसी हॉस्टल या पीजी में शिफ्ट हों तो चेक ज़रूर कर लेना कि आपके साथ वाले बेड पर कोई सोया तो नहीं हुआ। क्या वो असली में है या फिर आपका कोई वहम है। अगर आपके पास भी ये ऐसी ही और खुद पर बीती हुई घटनाएं हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानियां मेल कर सकते हैं, मैं उसे इस चैनल पर सुनाऊंगा। अगली वीडियो तक सावधान रहें, सतर्क रहें और ध्यान रखें कि आपके साथ वाले बेड पर कोई आपके साथ है जो वो असली में है या फिर आपका कोई वहम है। सब्सक्राइब ज़रूर करें।